So वापस let me share the book. So we were here. Now in prokaryotes such as E. coli, although they do not have well-defined nucleus, prokaryote में कहाँ well-defined nucleus होता, तो उसका मतलब क्या है? Their DNA is found in the cytoplasm. तो क्या वो यहाँ वहाँ पड़ा होगा? क्या उनका डीएनए यहाँ वहाँ कहीं पे भी पड़ा होगा पूरे साइटोप्लाज्म में? नो 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 नो, ऐसा नहीं होता. हमने पढ़ा है कि देयर क्रोमोसोम इज फाउंड इन अ डेंस साइटोप्लाज्मिक रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है. So they do not have definite nucleus. They do not. Their DNA is not scattered throughout the cell, but that is found in the nucleoid region. Now the next topic है, next point है यहाँ से क्या कह रहा है? DNA being negatively charged. DNA अपने आप में तो negatively charged होता है क्योंकि उसके अंदर OH ग्रुप काफी सारे मिल रहे हैं, है ना? तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया. नेगेटिव चार्ज होते हुए भी क्रोमोसोम तो नेगेटिवली चार्ज नहीं है. क्रोमोसोम तो चार्जलेस है. तो फिर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो क्रोमोसोम चार्जलेस कैसे हो गया? ये समझना जो है लोगों को थोड़ा लग रहा था कि बोले ऐसा कैसे हो गया. तो मालूम पड़ा है कि डीएनए अकेला नहीं मिलता भाई क्रोमोसोम के अंदर. डीएनए इज फाउंड एंटेंगल्ड और मतलब इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन्स. और कम से कम दो तरह के प्रोटीन तो होते ही हैं किसी भी क्रोमोसोम के अंदर, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. जो हिस्टोन प्रोटीन है वो दो तरह के हैं, हिस्टोन ऑक्टामर एंड इन H1 हिस्टोन. ठीक है, दो तरह के हिस्टोन मिल रहे हैं यहाँ पे. तो अब यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके पास वो, हम छोटे थे तो लट्टू चलाते, लट्टू भौरी लट्टू होता था, उसके ऊपर सूतली लपेटते थे ऐसे और यूं फेंकते थे, वो घूमने लग जाता था, है ना? तो वैसा कोई लट्टू या एक बॉल ले लीजिए, बॉल, स्फेरिकल बॉल, और उसके ऊपर धागा लपेटिए. कितना लपेटना है? 2.45 या 2.75, मतलब 2 राउंड पूरे और 1 राउंड थर्ड 3/4. तो वो जो बॉल है आपकी वो हिस्टोन ऑक्टामर हो गई. द बॉल इज हिस्टोन ऑक्टामर. दिस इज द ग्रीन कलर बॉल विच यू कैन सी. दिस इज द बॉल. एंड ये जो आपके सुतली लपेटी हुई है इसके ऊपर, वो डीएनए हो गया. ठीक है, तो इस तरह से वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम. A structure in which one मतलब हिस्टोन ऑक्टामर is there, that is a protein, है ना, on which the DNA molecule is encircled. This structure is called nucleosome. And in the nucleosome molecule, the histone octamer is surrounded by DNA, which is forming 2 and 3/4 cycle. ठीक है, अब यहाँ पे जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन ऑक्टामर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. तो इन्होंने एक दूसरे की चार्जेस को कैंसिल कर दिया और फिर H1 हिस्टोन जो है उसको लॉक कर देते हैं एक तरह से, इस तरह से. ठीक है, नाउ इन दिस एंटायर स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियोसोम बनाने में 200 बेस पेयर खर्च होते हैं, 200 बेस पेयर. ठीक है, टू मेक वन न्यूक्लियोसोम देयर आर 200 base pairs are required. ठीक है, तो 200 बेस पेयर मिलाकर के एक न्यूक्लियोसोम बन रहा है. तो अगर इंसान के अंदर मिलने वाले टोटल बेस पेयर जो हैं वो कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁹ और तो उसमें कितने सारे बीट्स होंगे? अगर यही जब जब अपन ने देखे थे माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमको ऐसे बीट्स जैसे दिखे थे. चित्रांश, ये तुम्हारा आंसर है कि सर ये बीट्स होते क्या है? तो ये बीट्स वो न्यूक्लियोसोम है जिसके अंदर एक हिस्टोन ऑक्टामर इज सराउंडेड बाय डीएनए थ्रेड, है ना? तो वन हिस्टोन ऑक्टामर का न्यूक्लियोसोम है, दूसरा न्यूक्लियोसोम के बीच में एक छोटा सा गैप है जहाँ केवल डीएनए रन कर रहा है. तो वो इस तरह से लगते हैं जैसे कोई मोतियों की माला हो, है ना? तो ये बीड इंस्टिंग वाला स्ट्रक्चर जो है आपको ऐसा दिख रहा है. तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इंसान में कुल मिलाकर के 220 पेयर, मतलब सॉरी 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर मिल रहे हैं, तो कितने न्यूक्लियोसोम बनेंगे? तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप 200 बेस पेयर से. ठीक है, 20 लिखा है यार, ये 200 आना चाहिए. ठीक है, तो आपको इससे डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएंगे 6.6 को डिवाइड करना ना 200 से, तो ये हो जाएंगे 6.6 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻7 बीट्स मिलेंगे आपको.
ठीक है, हालांकि एग्जैक्टली इतने नहीं होते, थोड़े कम होंगे, क्योंकि बिटवीन टू बीट्स ऑल्सो डीएनए इज रनिंग। ठीक है, और उसका हमारे पास हिसाब नहीं है। तो ये हो गया, तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर को, इतना ही पढ़ा सकते हैं अपन। देखिए, इन यूकैरियोट द ऑर्गेनिज्म इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। ठीक है, a protein acquire charge depending upon the abundance of the amino acid residue with the charge side chain। उसमें जो प्रोटीन है उसमें कौन सा साइड चेन है, तो हमारा जो डीएनए हिस्टोन हिस्टोन ऑक्टामर है उसके अंदर जो है चार्ज जो है वो कौन से नेगेटिवली, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज। तो हिस्टोन्स आर रिच इन सच बेसिक एमिनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो उसके कारण वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। बोथ एमिनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर साइड चेन। ये हम प्रोटीन के बारे में 10th क्या कहते हैं, हाँ 10th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ा था। देयर आर 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, उनमें से कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, कुछ जो है एसिडिक होते हैं और कुछ बेसिक होते हैं। एसिडिक जो होंगे उसमें COOH ग्रुप मिलेगा, और बेसिक जो होंगे उनमें या तो क्या कहते हैं एमिनो ग्रुप मिलेगा या कोई भी दूसरा बेसिक मतलब ग्रुप मिल सकता है। सॉरी, एसिडिक के अंदर COOH और बेसिक के अंदर एमिनो ग्रुप या कोई दूसरा ग्रुप मिल सकता है। ठीक है, जो उसको बेसिक नेचर थे। ठीक है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं। और जो जिसमें केवल हाइड्रोजन होते हैं या फिर कुछ ऐसे चार्जलेस होते हैं वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि एक एमिनो एसिड के अंदर एक एमिनो ग्रुप है जो कि इसको बेसिक नेचर दे रहा है, और एक COOH ग्रुप है जो उसको एसिडिक दे रहा है। एसिडिक एंड बेसिक आपस में चार्जलेस हो जाते हैं। एक जगह पर हाइड्रोजन आयन वो भी चार्जलेस है। जो चौथा है इसका बॉन्ड जो है, चौथा जो जगह है कार्बन पे, 4 वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी 3 से ऑक्यूपाई होगी, फोर्थ वैलेंसी जो है वो कोई ना कोई आर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। आर ग्रुप में कौन सा चार्ज है उसके हिसाब से एमिनो एसिड का चार्ज होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन से वाले हैं, एक लाइसिन और एक आर्जिनिन। हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर आर्जिनिन और लाइसिन जो है वो ज्यादा होते हैं, इसके कारण उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा। Histone is organized to form a unit of 8 molecule, and that is why हम इसको क्या कहेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर। तो आपके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए सर, इसको ऑक्टामर क्यों कहते हैं। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म a structure called न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है, डेफिनेशन है ये कि जो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो इसके चारों तरफ लिपट जाता है और एक बीड जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 base pair of DNA helix. The nucleosome constitute repeating unit of structure in the nucleus called chromatin. अब ये मतलब काफी सारे ऐसे मॉलिक्यूल जो होंगे वो सब मिला करके एक लंबी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन। अ थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस। अब फिर भी हमारा क्वेश्चन का जवाब नहीं आया। हम कह रहे हैं कि वो 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस में पैक कैसे होगा। सेल इटसेल्फ इज नॉट सीन, उसके अंदर न्यूक्लियस वो तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। फिर भी हम माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो न्यूक्लियस नजर आता है, उसके अंदर क्रोमोसोम वो तो दिखते ही नहीं है जब तक मेटाफेज स्टेज नहीं आ जाए। मेटाफेज स्टेज में इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज क्रोमोसोम हाईली कॉइल्ड हो जाते हैं। So when the chromosomes are highly coiled and they come into the metaphase stage, then they become short and thick. Then are only they visible. 2.2 मीटर लॉन्ग, ये मेरा हाथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर है। मेरा है, आपका नहीं होगा शायद, आपको शायद दोनों हाथ स्प्रेड करना पड़ेंगे। तो वो 1 मीटर है, इससे डबल, मतलब मेरी ये टेबल 1 मीटर की है यहाँ से यहाँ तक। तो इस ऐसी दूसरी टेबल और तीसरा मतलब 0.24 सेंटीमीटर अलग, मतलब 24 सेंटीमीटर अलग। कुल मिलाकर हमको 224 सेंटीमीटर की जरूरत है। 224 सेंटीमीटर तो भाई 1 किलोमीटर दूर भी रखा होगा तो दिख जाएगा। और यहाँ तो हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिख रहे हैं, स्कूल के माइक्रोस्कोप में नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि वो इतनी लंबी चीज, इतनी बड़ी चीज, वो इतने छोटे से न्यूक्लियस में समा कैसे जाती है। तो हमने पढ़ा कि भाई पहले तो वो न्यूक्लियोसोम बना देंगे, तो 200 टाइम्स साइज स्मॉल हो गया वो, क्योंकि हर न्यूक्लियोसोम में जो है वो 200 बेस पेयर चले गए उसके, तो इतने छोटे हो गए, है ना।
अब और क्या कर रहे होंगे, उनका और क्या तिकड़म है, तो हम आगे पढ़ते हैं। ये आपको समझ आ गया, बीड्स इन क्या कहते हैं, बीड ऑन अ स्ट्रिंग। इस पैराग्राफ को यस सर। पूरा फिर अपन पैकिंग ऑफ डीएनए को पूरी तरह से समझेंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखता है। ओके, थियोरेटिकली हाउ मच सच बीड्स विल डू यू इमेजिन प्रेजेंट इन अ मैमिलियन सेल। मैमिलियन सेल का कोई क्वेश्चन नहीं होता। व्हाट इज मैमिलियन सेल, व्हाट इज मैमिलियन सेल? मैमल तो एज स्मॉल एज क्या कहते हैं, एक चूहा भी हो सकता है, टू एज लार्ज एज वेल भी हो सकता है। सबके अंदर अलग अलग सेल रहेंगे, और उसका क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम, इसके अंदर कितने बेस पेयर हैं, ये तो बताओ आप। तो इट विल बी है, तो हम ह्यूमन का बता सकते हैं। तो ह्यूमन का हमने कैलकुलेट किया था अभी, कितना है, 3.3 इंटू 10⁻⁷ बेस पेयर्स। ठीक है। द बीड ऑन स्ट्रिंग्स स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म chromatin fiber which further coil and condense at the metaphase cell। और ये अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि मैं आपसे कहूँ वो ऐसा होता है और वैसा होता है वैसा होता है। मैंने एक बहुत सुंदर सा हीरो देखा, हीरो ही बोल सकता है। तो आप बोलेंगे कि सर कैसा, सर वो उसकी आंखें ऐसी थी और उसका नाक ऐसा था और उसका बॉडी और सिक्स पैक एंड ऑल। पर आप केवल इमेजिन करेंगे, अब एवरीबडी विल इमेजिन समथिंग डिफरेंट, है ना। तो इसलिए हमको अच्छा रहेगा कि हम उसको देख ही लें। तो देख लेता हूँ मैं पैकिंग, डीएनए पैकिंग इन अ सेल या इन अ क्रोमोसोम। मैंने इसको निकाल लिया था, वैसे होगा मेरे पास। ओके, अभी तक ये पढ़े, देखिए ये अपना यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक डीएनए है केवल। द ब्रेथ ऑफ द डीएनए इज ओनली 2 नैनोमीटर। डीएनए अगर अकेला रहेगा तो उसकी ब्रेथ 2 नैनोमीटर है, और उसकी लेंथ हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी आ गई थी, 2.24 मीटर। जब वो न्यूक्लियोसोम बनाता है, ये हिस्टोन है, वहां अपन ने बॉल जैसे पढ़े थे, यहाँ इसने ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्टोन है, ये हिस्टोन जो है उसके अंदर 200 बेस पेयर लग गए एक हिस्टोन बनाने में, एक न्यूक्लियोसोम बनाने में। एक न्यूक्लियोसोम बनते ही इसकी ब्रेथ हो जाती है 11 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर से 11, 5.5 टाइम्स बड़ा हो गया, है ना। और इसमें H1 हिस्टोन इस तरह से पैक कर देता है। अब ये ऐसे सोलोनाइड बना देते हैं, सोलोनाइड जस्ट लाइक स्प्रिंग कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इसकी ब्रेथ हो जाती है 30 नैनोमीटर। वहां से यहाँ तक आते हुए 15 गुना मोटा हो गया ये, तो उतनी लेंथ कम हो जाएगी, 15 टाइम्स उसकी लेंथ कम हो जाएगी, है ना, बल्कि और ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि 200 टाइम्स तो यही कम हो गई थी। अब ये फर्दर जो है वो इस तरह से कॉइल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना। और अब इसकी ब्रेथ होगी 300 नैनोमीटर इन कंपेयर टू द स्टार्टिंग ऑफ 2.2 नैनोमीटर। अब वापस से ये सोलोनाइड बना रहे हैं। एक सोलोनाइड पहले बन चुका था, फिर उसका कॉइल हुआ, फिर उससे दोबारा सोलेनॉइड बना रहे हैं। एंड व्हेन दिस सोलेनॉइड इज फॉर्म्ड, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 250 नैनोमीटर फायर, और यहाँ पर हो गया दैट इज, देखिए कहाँ चला गया, ये तो दूसरा ही डायग्राम है। तो अब यहाँ पे इसकी ब्रेथ हो जाएगी 700 नैनोमीटर, और ये एक क्रोमेटिन बनाएगा। तो वन क्रोमेटिन विल हैव a distance or the thickness of 700 nanometer, and two chromatin come together to make one chromosome। तो उसकी लेंथ, उसका जो थिकनेस हो जाएगा वो 1400 नैनोमीटर। तो उसी हिसाब से उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो आप समझ गए पैकिंग कैसे होती है डीएनए की, हाउ दे आर टू बी पैक्ड अगेन एंड अगेन, कॉइलिंग। पहले पूरा डीएनए था, फिर वो न्यूक्लियोसोम के ऊपर कॉइल कर गया, तो वो हो जाएंगे दैट इज 200 बेस पेयर के साथ में 11 नैनोमीटर थिकनेस। फिर वो एक सोलोनाइड बनाएंगे, और उसमें इसकी थिकनेस हो जाएगी 30 नैनोमीटर। फिर अगेन वो कॉइल करेंगे, फिर दूसरा सोलोनाइड बनाएंगे, तब उसकी थिकनेस हो जाएगी 300 नैनोमीटर। फिर वो जो है, सॉरी, 700 नैनोमीटर, और वो क्रोमेटिन बनाएंगे, एंड टू सच क्रोमोसोम क्रोमेटिन विल फॉर्म वन क्रोमोसोम, तब इसकी
थिकनेस हो जाएगी 1400 नैनोमीटर। सो दिस इज हाउ अ क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड, एंड द क्रोमोसोम जो है ये मेटाफेज में आने वाला क्रोमोसोम, and then it becomes so evident, so clear, so easily visible under microscope कि इसको हम आसानी से देख लेते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा क्रोमोसोम ऐसा होता है। बट याद रखिए कि सेल के अंदर नॉर्मल टाइम के अंदर क्रोमोसोम नहीं रहता है, क्रोमोसोम्स आर फॉर्म ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। रेस्ट ऑफ द टाइम क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, वो अनकॉइल्ड ही पड़े रहते हैं। कॉइलिंग विल टेक प्लेस ओनली जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा क्लास 11th में, जहाँ पे भी पढ़ा जैसे भी पढ़ा आपको, Yes, sir. ये प्रोफेज में आते समय कॉइलिंग शुरू होती है। हमने पढ़ा था दैट इज द क्रोमेटिन मटेरियल, द क्रोमेटिन मटेरियल कॉइल टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कब बन रहे हैं? सेल डिवीजन होगा तब, हमेशा थोड़ी कोई सेल डिवीजन होता है। इन दैट चैप्टर इटसेल्फ वी हैव स्टडीड दैट सेल हैज टू फेज। उस सेल की जो लाइफ है उसके अंदर दो फेज है सेल साइकिल के अंदर, एक इंटरफेज है और एक जिसका डिवीजन फेज है जिसको हमने एम फेज कहा था, है ना। जो जो इंटरफेज है वो उसका नॉर्मल फेज है। जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट के लिए बोला है तो किसी स्टूडेंट की लाइफ के अंदर ज्यादातर टाइम तो उसको खूब मस्ती करने का टाइम मिल रहा है, पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, पिक्चरें देखे, घूमे फिरे, छत पे खड़ा हो जाए, खिड़की पे बैठ जाए, टीवी देखे, जो भी करे। एक टाइम आता है जब उसको एग्जाम्स हैं, उस टाइम में उसको घर वाले भी नहीं छोड़ेंगे और उसका खुद का भी मन नहीं मानेगा कि यार मैं अभी यहाँ पे खिड़की पे बैठा हूँ, दिस इज नॉट टाइम टू सिट देयर एंड एंजॉय व्हाट चिल्ड्रन आर डूइंग। तो उस टाइम वो उसके हाथ में किताबें आई जाएगी और वो पढ़ेगा इंटेंसिवली, ठीक है। सो वो एम फेज है, इंटेंसिव, इन विच अ सेल विल अंडरगो एंड देन इट विल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल्स, एंड रेस्ट ऑफ द सेल टाइम जो है सेल वो अपनी एक्टिविटी करता है, जो भी उसका काम है। मसल है तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, रॉड सेल है तो वो लाइट की इंटेंसिटी देखेगा, टेस्ट बर्ड्स हैं तो वो टेस्ट पता करेंगे, हर एक का अपना अपना काम होता है, ठीक है। तो जब वो इंटरफेज में है तो वो क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में है, तब उसकी थिकनेस केवल 300 नैनोमीटर रहेगी। और जब वो क्रोमोसोम नहीं 700 नैनोमीटर रहेगी, और जब 700 भी रह सकती, 300 भी रह सकती है, अनकॉइल्ड है तो वो 300 भी रह सकता है, या बल्कि उससे कम भी हो सकता है, और 20 नैनोमीटर भी हो सकता है, जो भी है 11 नैनोमीटर या 20 नैनोमीटर किस हिसाब से होगा वो डिपेंड करता है सेल टू सेल में किस स्टेज के अंदर है, कब है ना। जब वो सेल डिवाइड करने की स्टेज में आता है तो वो क्रोमोसोम बना लेता है, क्योंकि वहां उसके साथ खींचातानी होनी है। दैट इज द टाइम व्हेन द स्पिंडल फाइबर्स विल फॉर्म एंड दीस क्रोमोसोम विल बी सेपरेटेड। तो अपने आप की सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो इतने पतले और लंबे रहेंगे तो आसानी से टूट जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या पहले अपने आप को सिकुड़ा करके और मोटा और छोटा बना लिया, ताकि अब जो है वो बड़ी आसानी से एक दूसरे से में एंटेंगल नहीं हो और फंसे नहीं और टूटे नहीं, ठीक है। सो ये सेल का खुद का प्रोग्राम है, देखिए वो बहुत इंटेलिजेंट है सेल, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है सारी इंटेलिजेंस तो न्यूक्लियस की होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। तो आज हमने ये पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, आरएनए का डीएनए से कंपैरिजन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डीएनए की। कि डीएनए के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज रिप्लिकेशन एंड चलिए पढ़ते हैं आगे। तो हम पढ़ेंगे कि मतलब जो डीएनए होता है उसके उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होती है ट्रांसक्रिप्शन, और एक होती है रिप्लिकेशन। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। गुड डे चिल्ड्रन, एंजॉय योर डे। Thank you, Thank you, sir. sir. वेलकम, और जो डाउट है पूछ लें मुझसे, ठीक है।